हाय दोस्तों, कैसे हो आप? नमस्कार, खम्मा-गणी सभी को, राम राम। अगर सोचने मात्र से ताजमहल बनते तो हर कोई साझा होता। अगर सपने मात्र लेने से जीत हासिल होती तो हर कोई सिकंदर होता। ये लाइन जो है बहुत बेहतरीन है। एक दिन बैठे-बैठे ऐसे ही दिमाग में आया, सोचा बना दूं। इंसान बहुत क्रिएटिव होता है और क्रिएटिविटी उसको आगे बढ़ाती है। आज का हमारा मुद्दा जो है वो ग्रेड 3 या अध्यापक भर्ती परीक्षा पर है, तृतीय श्रेणी के लिए। बहुत सारा स्टफ राजस्थान का जो है वो इसी भर्ती को लेकर आशान्वित है, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट में पेपर फर्स्ट में जो मैस्केर हुआ, जो एक तरीके से उनका बोलूंगा मैं कि उनकी भ्रूण हत्या हो गई कईयों की, तो उसको लेकर वो एक नेगेटिविटी आ गई। हालांकि वो गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तैयारी की कमी की वजह से हमारे में या पैटर्न को ट्रेडिशनल फॉर्म में अगर हम आगे बढ़ा रहे थे तो थोड़ी सी हमारी स्ट्रेटजिक फेल्यूर थी। बट जो भी है, आज एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो ग्रेड 3 के साथ में, जो ग्रेड फर्स्ट देगा, ग्रेड सेकंड देगा, जो SIRS देगा, वो भी कहीं न कहीं इस भर्ती से बहुत आशान्वित है। और जब आशाएं बड़ी होती हैं तो उसके अनुसार व्यक्ति के जो पुरुषार्थ हैं वो भी प्रबल होते हैं। निश्चित रूप से जहाँ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, वहाँ पे उसे प्राप्त करने की इच्छा शक्ति और उसका जो व्यक्ति का जो एक ऑरा होता है वो बहुत अलग ढंग से सेट होता है। जब हर कोई किसी में ये कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ, तो ये चुनौती आपके लिए बेहद अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात भी अलग है कि परीक्षाओं के अंदर गंभीर विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा नहीं होती है। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे फादर का एक डायलॉग हुआ करता था कि केवल 4% लोग ही पढ़ते हैं या पढ़ना जानते हैं। रेस्ट स्टूडेंट्स आर नॉट कैपेबल टू डू दैट। जो बचे हुए बच्चे हैं वो नहीं करना जानते हैं। और यही बात बिल्कुल कमोबेश सही है। मैं कहूँगा कि 80 टू 85% बच्चे जो हैं वो गंभीर नहीं होते हैं। केवल 15% बच्चे, 10% बच्चे ही गंभीर हैं। तो गंभीर स्टूडेंट बनना, गंभीर का मतलब ये नहीं है कि आपको इतना गंभीर बनना है कि कोई एम्बुलेंस जैसी स्थितियां बन जाएं। कुछ इतने गंभीर भी बन जाते हैं। तो इसलिए जो गोल्डन मीन वाला जो कॉन्सेप्ट है अरस्तु का, कि मध्यम मार्ग ही इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध वाला भी है, वही बात हमारे जीवन में लागू है। आज हम बात कर रहे हैं टीचर भर्ती परीक्षा जो आपकी संभावित है उसके अंदर। और ये आपकी जो सबसे बड़ा एग्जाम जो है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के हिसाब से होगा, सबसे बड़ा है। अब लास्ट में आपके पास में लगभग 90-95 दिन बचे हैं, तो उसके अंदर हम बेटर कैसे कर सकते हैं, ये हमारा एक लास्ट में, जैसे हम पहले हम प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं बढ़िया ढंग से, फिर हम उसके रिवीजन के साथ में हम उसकी फिनिशिंग करते हैं। तो पहले तो आपने प्रिपरेशन कर ली है, अब आप उसकी फिनिशिंग की ओर हैं, और लास्ट के 1 महीने में आपको पॉलिशिंग करनी है। तो जो फिनिशिंग और पॉलिशिंग का जो ट्रेक है या जो तरीका है, वही व्यक्ति को आगे और पीछे करने में इम्पोर्टेंट होता है। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बहुत कठिन मेहनत करने वाले बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट तैयारी करने वाले बच्चे आगे निकल जाते हैं। और ये स्मार्टनेस मैंने मेरे स्टूडेंट लाइफ में खूब यूज़ की है। इवन मैंने कुछ ऐसे मेरे दोस्तों को भी देखा है, कुछ सीनियर्स को, कुछ जूनियर्स को, कुछ हमारे स्टूडेंट्स को, जिन्होंने स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो किया। और सबसे बड़ी बात, वो स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होती है कि आपके पास में एक 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 मोटे-मोटे तौर पे खाका जो होता है, एक स्केलेटन जो होता है, वो आपके हाथ में होना चाहिए। वही चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब हम लास्ट के 3 मंथ में हम क्या करें, इसको लेकर छोटा-सा एक मेरा स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल ही है ये और आप इसको फॉलो ही करें। आपको अगर अच्छा लगता है तो फॉलो करें, अदरवाइज़ आवश्यकता नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, "एक पसिस, आइए देखिए, अच्छा लगता है तो स्वीकार कीजिए, अन्यथा जाइए।" तो वही बात है, आपको देखना चाहिए। अगर कहीं से कुछ अच्छा मिलता है तो डेफिनेटली उसको आपको गेन करना चाहिए, डेफिनेटली आपको फायदा हो सकता है, और ये फायदा आप दूसरे अपने शुभचिंतकों तक भी पहुंचा सकते हैं। ग्रेड 3 में अब आपको मटेरियल क्या पढ़ना है, सामग्री क्या पढ़नी है, इसके ऊपर मैं अब फिलहाल आपको कुछ ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा। जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि आप NCERT जो है
वो 6 से लेके ऑलमोस्ट 10th तक और इन समवॉट मैनर 12th तक आप पढ़ें। कुछ टॉपिक्स को आप जो मिल रहे हैं और अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कहीं पे समझ विकसित नहीं हो रही तो इन बुक्स के अंदर आपको बहुत अच्छी समझ विकसित हो जाएगी। और ये जो आपने बोर्ड की बुक है वो और ये सब चीजें आप पढ़िएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका ग्रेड 3rd है और जिसका डिफिकल्ट लेवल +2 से ज्यादा नहीं जाता है 12वीं से, और वैसे मोस्ट ऑफ 80% तक आपका इसका एरिया जो है वो 6 से 10 तक है। बहुत अच्छी बुक्स हैं, बढ़िया दिया हुआ है, विस्तारित पाठ्यक्रम जो है, मतलब समझ पर आधारित जो कंटेंट इसके अंदर है। तो अगर आप बहुत अच्छे मटेरियल के साथ हैं, ये आपने अभी छोड़ रखा है, तो मोटे मोटे तौर पे इसमें से कुछ फैक्ट्स जो हैं वो आप निकाल लेंगे। मैं नहीं समझता कि आप इतने सजग स्टूडेंट नहीं है कि आप ग्रेड 3rd की तैयारी करें और आपको अभी तक इस बात का पता ना हो कि हमें एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की बुक्स को पढ़ना है। तो ये आप जरूर करिएगा। अब और जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर आप इसमें 3 स्तर डिफाइन करिएगा। सबसे पहले जो है वो जो कठिनतम है उस स्तर को आप थोड़ा सा अब ज्यादा समय देंगे। जो मध्यम है उसके ऊपर आप जैसे चल रहे हैं चलते रहेंगे, और जो आपका सरल है उसको आप एक बार मोटे मोटे रिवीजन के तौर पे थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। बड़ी बड़ी 1-2 बार बड़ी सी रीडिंग लगा के लंबी लंबी स्पीडली रीडिंग लगा के छोड़ सकते हैं। इसके ऊपर आपको थोड़ा काम करना है इस मंथ में। जो नेक्स्ट मंथ आपका जो है, तो फिर जो रेस्ट 2 मंथ बचेंगे आपके 3 में से, तो 1 मंथ में आपको कठिनतम पार्ट जो भी है सिलेबस में, चाहे वो आपके साइकोलॉजी, आईसीटी या फिर जो भी आपके टीचिंग मेथड्स वगैरह हैं उनके अंदर हैं, प्लस सब्जेक्ट में है या फिर जीके वाले पार्ट में है, तो उसको आप थोड़ा सा देख लें। और ये जो हार्ड पोर्शन है इसको आप थोड़ा सा ज्यादा एम्फसाइज कर देंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस मैंने कर लिया है। अदरवाइज फिर आप कठिन स्तर को फिलहाल छोड़ेंगे और इजी इजी को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा एक दबाव महसूस होगा इसमें। तो ये तो आप इसमें कर सकते हैं ना इस तरीके से। और उसके अलावा जो आपकी सामग्री है उसको आप थोड़ा सा जैसे पिक्चर्स में डायग्राम्स वगैरह जो हैं वो आप बना सकते हैं, इसके चित्रात्मक रूप में बना सकते हैं, या फिर इसको आप रेखीय स्वरूप में लाइनर फॉर्म में बना सकते हैं, या फिर आप सारणी टेबुलेशन वगैरह भी इसके अंदर कर सकते हैं। आप तुलनात्मक कोई चार्ट भी बना सकते हैं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो, है ना। तो किसी भी जैसे कि मान लो कोई बोध संगीति आप पढ़ रहे हैं तो संगीति का स्थान एक कर दो, फिर उसकी डेट लगा दो, फिर अध्यक्ष और फिर ये सर्ग सर्ग राजा, कुछ खास बातें। ऐसे ही आप वेद पढ़ रहे हैं तो वेदों के फिर जो भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद है, उनको एक टेबल के अंदर आप फिलअप कर लेंगे। ऐसे ही महाजनपद है तो उनका आप जैसे एक सारणी बना के उनके कैपिटल स्पॉट वगैरह बना लें और वर्तमान में उनकी कौन सी जगह है इसको बना लें। तो ये थोड़ा सा आपके क्या पिक्चर्ड फॉर्म में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी साइंस के बच्चे हैं वो भी अपना जो है कंपैरेटिव स्टडी टाइप में, जैसे जो भी चार्ट वगैरह है वो साइंस में तो वैसे भी बहुत होता है, ज्योग्राफी वगैरह में होता ही है। पॉलिटिकल साइंस वगैरह में जो वर्तमान बहुत बर्निंग इश्यू है आजकल, पॉलिटिकल साइंस का पेपर थोड़ा सा ज्यादा डायनेमिक आ रहा है तो उसके हिसाब से थोड़ी तैयारी करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। जो भी मटेरियल है आप उसके साथ बने रहें, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, नया एक्सपेरिमेंट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आपने जो मटेरियल अभी तक पढ़ा है और जिसमें आपने भरोसा किया है वो सबसे अच्छा है। अब उसमें आप नया ऐड उतना ही करें जितना आपकी मूल तैयारी के मूल स्वरूप या ढांचे को डिस्ट्रॉय नहीं करे। ऐसा नहीं है कि आपका मूल स्वरूप बदल जाए और आप किसी मार्केट के किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से या फिर कैसे किसी मोटिवेशन या ऐसे किसी गाइड से आप इंस्पायर हो जाएं इस समय, और आपका जो मूल ढांचा है वो ध्वस्त हो जाए। कमोबश सभी लोगों का मटेरियल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होता है। लेकिन अगर आप किसी सांचे में ढल चुके हैं तो आप उस सांचे को अब परिवर्तित करने का दुस्साहस कदापि ना करें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये लेने के देने पड़ सकते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। हमारी वो रणनीतिक विफलता हो जाएगी। रणनीतिक विफलता ही व्यक्ति को बहुत सारे युद्धों में हरा देती है, हरा दिया है। टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस टेक्निक में आप लड़ रहे हो वही टेक्निक में आप लड़ते रहें। अगर वैसी परिस्थितियां दूसरे ढंग की क्रिएट करेंगे तो आपको नुकसान होगा, इस बात का खास ख्याल रखना है। तो मूल ढांचा चेंज नहीं हुए बिना अगर आपको कुछ अच्छा कहीं से मिलता है तो ये जरूर कर लें। एक बात जरूर ध्यान रखें कि पढ़ाई की जो टेक्निक होती है, तकनीकी जो होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतिहास गवाह है
कि जिन्होंने टेक्निक को समय समय पे अपडेट किया या टेक्निक मतलब ज्यादा पढ़ लिया, आप ये गारंटी नहीं है आपकी। टेक्निक इंपॉर्टेंट है। टेक्निक क्या होती है? जैसे कि आपने कोई चीज पढ़ ली, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ लिया, फिर आपने वैदिक पढ़ लिया, तो आप इन दोनों में कंपैरिजन करो, इनमें समानता क्या है, असमानता क्या है, क्या नया डेवलपमेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं और यही वो नया ट्रेंड जिसको बताया जा रहा है वो है एक्चुअली जो हमारे सिविल सर्विसेज में हम लोग पढ़ा करते थे। तो उसी पैटर्न से ये सारी चीजें आ रही हैं। ऐसा कुछ भी नया है नहीं, लेकिन जो बच्चे केवल अध्यापक भर्तियों के गवाह रहे हैं वो यहाँ तक ही समझते हैं। तो थोड़ा इससे आगे बढ़ने का समय आ गया है। ऐसे ही जैसे कोई भी चीज है वो डेवलप क्यों हुई, किस तरीके से हुई। महाजनपद है, फिर जैसे कि आपके मौर्यंस और गुप्ताज आप पढ़ेंगे तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करनी है आपको। प्रशासन में कंपैरिजन करो, समाज में करो, धर्म में करो और शासन के स्वरूप में करो, अधिकारियों में करो, तो डेफिनेटली आपको इसमें फायदा मिलेगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं आपके बौद्ध और जैन, तो उसमें आप कंपैरिजन कर लो, है ना। ऐसे ही सल्तनत और मुगल काल का प्रशासन है, उसका आप कंपैरिजन कर लो। तो इस तरीके से आपको बहुत फायदा हो जाएगा। आप सामाजिक पक्ष पढ़ते हो तो मैं कहूंगा पहले एंशिएंट इंडिया का समाज और धर्म और समाज का पक्ष पढ़ेंगे, तो फिर उसी के हिसाब से मध्यकाल में भक्ति आंदोलन आप अच्छे से समझ पाएंगे और उसी फॉर्मेट पे आप आधुनिक भारत के अंदर जो है वो सामाजिक धार्मिक आंदोलन या पुनर्जागरण जिसको बोलते हैं उसको आप देख पाएंगे। इन सबको एक साथ पढ़ो। तो पहले तो आप चाहे हर सब्जेक्ट की बात होती है, पहले आप एक एक टॉपिक पढ़ो और फिर आप इसको वर्टिकल अप्रोच बोलते हैं, फिर आप हॉरिजॉन्टल अप्रोच में चलो, यानी एक एक बिंदु को पढ़ो। जैसे दास प्रथा को पूरे भारत में पढ़ो, महिलाओं की स्थिति को पूरे भारत में पढ़ो, प्रशासन के स्वरूप को एक साथ पढ़ो। इसको बोलते हैं बेस्ट एंड एडवांस टेक्निक ऑफ स्टडी, जो आपको विभिन्न परिस्थितियों से लड़ना सिखाती है। तो टेक्निक इसकी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है पहले हमारे प्राचीन भारत का जो लड़ाई की टेक्निक्स थी, जिनके पास में हाथी ज्यादा थे या जिनके पास लोहा ज्यादा था, तो वो मगध एम्पायर था, उसने डेवलपमेंट किया, वो सबसे आगे रहा। उसके बाद जो तुर्क आए, उनके पास में जहर लगे हुए तीर थे और तेज घुड़सवार सेना थी और रकाब थी उनके, जिसमें पैर डाल के लड़ा जाता था और उस घोड़े की स्पीड इतनी गजब होती थी कि उस पे खड़े होके वो बाहुबली की तर्ज पे तीर मार दिया करते थे। इसलिए तुर्क यहाँ पे विजयी रहे। उसके बाद तुर्कों को डिस्ट्रॉय कर दिया, तुलुगमा पद्धति और हल्के तोपखाने और और भी तीव्र घुड़सवार सेना, हल्की बंदूकें, इनसे मुगलों ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर मुगलों को डिस्ट्रॉय कर दिया यूरोपियंस ने, उनकी अद्भुत नौसैन्य शक्ति की वजह से। तो इस प्रकार से इतिहास गवाह है कि इतिहास उसी ने बनाया है जिसके हाथ में तकनीकी सदैव अग्रिम पंक्ति की रही है। इसी प्रकार आपका विचार जो होता है वह भी आपको बहुत आगे ले जाता है। इंग्लैंड जो था उसने हमेशा नए आइडियाज को लिया, चाहे वो अपनी संवैधानिक विकास हो, चाहे उनकी विधायी परिषदों का विकास हो, चाहे उनके बिजनेस टेक्निक्स हो, चाहे उनके कॉलोनियल रूट्स हों, सबको उन्होंने पहले से देखा, एडवांस में सोचा। मुक्त व्यापार की नीति को सबसे पहले अपनाया, धातुवाद को छोड़ा, इसलिए इंग्लैंड सबसे आगे गया। और 1815 में तो यहाँ तक कहा जाने लगा कि इंग्लैंड का सूरज कभी अस्त नहीं होगा। दुनिया की 23% आबादी यानी हर चौथा व्यक्ति उनका गुलाम था। तो 53 देशों के करीब के वो स्वामी थे। तो वो सब तकनीकियों की वजह से है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इन सब तकनीकियों से लवरेज रहें। तो आपका जो भी हार्ड पोर्शन है, चाहे वो सब्जेक्ट का हो, चाहे आपके जीके वाला जनरली आप पढ़ते रहते हैं, रूटीन में थोड़ा उसको करते रहें। सब्जेक्ट और बाकी के जो आईसीटी साइकोलॉजी वगैरह है उसको भी आप अपडेटेड फॉर्म में पढ़ते रहें और चेकआउट करते रहें। रोज का अकाउंट आप रोज बनाएं, आज मुझे इतना करना है, एंड डोंट कॉपी टू अदर्स। आप किसी दूसरे को कॉपी नहीं करें, आप यूनिक हैं, आप अनन्य हैं। आप अनन्य हैं, आप आउटस्टैंडिंग है। यू आर द ओनली वन विदाउट सेकंड। तुम जैसा कोई नहीं है। तो इसलिए तुम्हारी पसंद, तुम्हारे रूल, माई लाइफ माई रूल। यू डोंट फॉलो टू अदर्स। दूसरों को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तकनीकी और विधा के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको आनंद आ रहा है, निसंदेह आप उसमें बने रहिए। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने डिफरेंट तरीके से सोचा है, एग्जाम भी उन्हें ही चुनती है। ये भी ध्यान रखना। आप आरएस मेंस वगैरह में तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने बहुत कम पढ़ाई करके भी बहुत अलग सी टेक्निक से आंसर कर दिया है तो आपको मेंस में बहुत जबरदस्त नंबर मिलेंगे। और ये बात आपके पढ़ने के तौर तरीकों में भी होती है। कोई व्यक्ति एक नहीं होता है, सब अनन्य होते हैं, यूनिक होते हैं। लाइबनिस ने कहा था कि एवरी मॉनेड इज स्पेशल। और इंडिविजुअल जो मॉनेड होता है वो हमेशा ही स्पेसिफिक होता है।
तो हर चीदणु अलग होता है, सब में चेतना का स्तर अलग होता है। तो आपकी लाइफ है और आपके रूल हैं, ये सबसे बेस्ट है। फिर भी आपको अगर कहीं लगता है कि किसी के बताए गए किसी टेक्निक से आपको फायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको थोड़ा बहुत अपना सकते हैं, लेकिन आपके मन से अगर वो स्वीकृत नहीं, आपकी आत्मा नहीं मान रही है, तो आपको उसको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी आप कान खोल के सुन लीजिएगा, आप जैसा कोई नहीं है। ईमानदार हो, डेडिकेटेड हो, तो आप अपने हिसाब से पढ़िएगा। अब ये है कि साहब कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे, कब और कहाँ पढ़ें, है ना। मतलब बैठ के पढ़ें, सो के पढ़ें, लेट के पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया में बहुत सारे पोस्चर है पढ़ने के। ये इस टाइप में पढ़िएगा, ये दुनिया का आदर्श स्वरूप है, कुर्सी टेबल पे बैठे हैं। और मेरा पोस्चर ये था, जैसे ये है पैर ऐसे और ये हाथ में पैर, और मुझे लगता है कि बहुत आराम पसंद लोगों का यही पोस्चर रहा होगा। तो ऐसे पढ़िएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना चाहिए। अगर मन में है विश्वास और आग है कुछ करने की, तो डेफिनेटली आपको कोई पोस्चर, कोई विधा, कोई टेक्निक रोक नहीं सकती है। वो अग्नि प्रज्वलित होती रहनी चाहिए। वो एक ऐसा आपके अंदर जील होना चाहिए किसी चीज को पाने का, कि उसके पाने का एहसास मात्र आपको उद्वेलित कर दे और उद्विग्नता आपके अंदर सदैव लाता रहे। तो डेफिनेटली आपको अच्छा फायदा मिलेगा। ओके, तो क्या, कौन से पोस्चर में पढ़ना है ये आप पे निर्भर है। कब पढ़ना है भाई साहब, सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, दोपहर को पढ़ना है। आपकी बॉडी जो होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक्स होते हैं उसके अंदर, जैव नियतकालिक घड़ियां बोलते हैं उसको साइंस के स्टूडेंट। और उसमें सबका एक बायोलॉजिकल अलार्म होता है कि हमें रात को पढ़ना अच्छा लगता है, कईयों को खाना खा के अच्छा लगता है, कई खाना खाने के बाद सो जाते हैं। तो सबका बॉडी स्ट्रक्चर, सबकी एनाटॉमी बिल्कुल अलग होती है। हर व्यक्ति के कॉन्फिडेंस का लेवल, हर व्यक्ति के माइंडसेट का लेवल। कईयों को पपीता है वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, कईयों के पपीता खाते ही पेट में जो है गुबार सा आ जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे डिसेंट्री होने वाली है। कईयों को दूध अच्छा लगता है, कईयों को दही अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार से कईयों को सुबह अच्छी लगती है, कईयों को शाम अच्छी लगती है, कईयों को रात अच्छी लगती है। वो निशाचर हैं, दिनचर हैं, क्या है, वो सब कुछ अपना प्रकृति एक स्पेशल पासवर्ड देके भेजती है, वो आप ही के पास में है। तो डेफिनेटली आप अपने पासवर्ड के साथ में आगे बढ़िएगा। डोंट कॉपी टू अदर्स, किसी को कॉपी करने की कोई आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति की शैली भी अलग होती है। कई बच्चे फास्ट पढ़ते हैं, कई धीरे पढ़ते हैं, कई बोल के पढ़ते हैं, कई लिख के पढ़ते हैं। तो जिसमें आप फेमिलियर हो, डोंट गो फॉर एक्सपेरिमेंट, किसी प्रयोग के ऊपर ना जाएं। आप फिलहाल आप जैसा भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हो, बस मार्केट की हवा से बच के रहिएगा। थोड़ी सी मार्केट में हवा का मतलब होता है कि कहीं कोई इन्फ्लुएंसर आपको इस तरीके से बता रहा है कि ये करना है, वो करना है, सो डोंट कॉपी टू हिम और हर, कोई आवश्यकता नहीं है। आपका अपना एक यूनिक स्टाइल है जो हमेशा होना चाहिए। जो आपका पासवर्ड है वो आप ही के पास में है। अब एक है कि साहब कितने घंटे पढ़ें, तो कितने घंटे का कोई रूल नहीं है। क्वालिटी से पढ़ने वाले 6 घंटे भी 12 घंटे से ज्यादा अच्छे होते हैं। और मैं तो कहता हूं जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िएगा। आपकी बॉडी खुद से आपको रिजेक्ट करे, आपकी बॉडी आपको सुला दे बिना किसी इंफॉर्मेशन के, तब तक पढ़िएगा ना। आप क्यों टाइम बाउंडेशन में रखते हैं। मैं तो कहता हूं अगर आपको बस ये ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी को जरूरत से ज्यादा समझ लें, जैसे कि जनरल डायर ने समझा था। और उसने उसके ऊपर जब वर्डिक्ट आया था, जब उसका फैसला हुआ था, तो हंटर कमेटी ने यही कहा था कि एक्चुअली जनरल डायर का दोष केवल इतना है कि उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को जरूरत से ज्यादा समझ लिया है। तो मैं नहीं समझता कि तुम जनरल डायर बनोगे और दोबारा से तुम्हारी जिंदगी में जलियांवाला बाग जैसा कोई अध्याय जुड़ेगा। इसलिए उतना पढ़िएगा जितना सहजता के साथ में आपका जो शरीर है वो एक्सेप्ट करता है। क्योंकि बॉडी जो है सबसे बेस्ट डॉक्टर होती है, बेस्ट अलार्म होती है, बेस्ट आपकी गाइडिंग होती है, ये सबसे बेस्ट गार्डियन होता है। तो अपनी बॉडी को पूछिएगा, वो खुद से बता दे कि इतना पढ़ना बेटा, उतना पढ़िएगा। मलाल नहीं हो, मलाल नहीं हो कि मैं कम पढ़ा हूं। ज्यादा पढ़ने का तो कोई मलाल नहीं होता है, लेकिन कम पढ़ने का मलाल होता है। इसलिए कदापि मलाल नहीं लें, ये ध्यान रखें। नहीं ले मलाल, करें केवल धमाल, बस। तो जितना पढ़ सके पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, सो के पढ़ें, बैठ के पढ़ें, बस पढ़ना है। एक बात ध्यान रखनी है, हाँ इतना जरूर है, जो भी पढ़ा है उसको अगर आप थोड़ा सा चिंतन में लेके आएंगे, थोड़ा उसके ऊपर आप मनन करेंगे, थोड़ा आप उसके ऊपर ध्यान करेंगे, सब एक जैसी बातें हैं,
तो और फिर आप थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में अगर कहीं रनिंग फॉर्म में लिखते हो तो क्या होता है कि हमारे थोड़ा सा बॉडी एक्टिव होती है, नींद नहीं आती है, यहाँ से कुछ हमारी जो नर्व्स होती हैं या जो हमारी नाड़ियां होती हैं वो उद्दीपन होता है उनमें और फिर हमारे दिमाग तक उनके मैसेजेस जाते हैं। तो आपका जो काल्पनिक रसायन है बॉडी के अंदर, आपके जो प्रमस्तिष्क है उसके अंदर, उसको एक्टिवेट कर देता है और आपकी एक अच्छी स्ट्रक्चर्ड मटेरियल उसके अंदर इम्पोज हो जाएगा। आपका जो सामान है उसको अंदर डालना ही अब पढ़ने की सबसे बेहतरीन कला है। दुनिया में हर किसी के पास में मटेरियल एक जैसा ही है, लेकिन उसको पढ़ने का और उसको सोचने का थॉट प्रोसेस जो है वो अलग थोड़ा-सा होना चाहिए, कोरिलेटिव होना चाहिए, सहसंबंध स्थापित करने वाला होना चाहिए, तुलनात्मक होना चाहिए, थोड़ा विभिन्नता, समानता इन सब के साथ करते हुए हम चलें, तो कहानी थोड़ी अच्छी होती है। जैसे हम सफ़र में जाते हैं, तो सफ़र तो सभी का आता है, टिकट जिन्होंने बस में ली है बैठने के लिए, जो बैठे हैं, वो जाएँगे। लेकिन उन्हीं में से कुछ मुसाफ़िर जो हैं, वो आनंद के साथ जाते हैं, कुछ रोते हुए जाते हैं। पहुँचते दोनों ही हैं, लेकिन मेमोरी में वो हमारे वही मुसाफ़िर याद रहते हैं, जिन्होंने कुछ यूनिक सा किया था। तो आते-जाते इन रास्तों में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सदैव हमें याद होते हैं। यही पढ़ने वाले यात्री के सफ़र का सबसे बेहतरीन अ, और सुनहरा एक्सपीरियंस होता है कि वो किस तरीके से उन चीज़ों को गेन कर पाता है। हँसते-खेलते तुलना, गीत-संगीत परंपराओं के साथ में थोड़ा बहुत मनोरंजन, थोड़ा गॉसिप, थोड़ी-सी चुगली-चपाटी कर लेना, हमारे लिए बेहद फलदायी होता है। कदापि बहुत आदर्श बनने की कोशिश ना करें, कोई कंप्लीट नहीं है इस दुनिया में और बहुत ज़्यादा आदर्श बनने के चक्कर में, बहुत सारी सामाजिक ज़िम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में, बहुत अच्छे कहलाने के चक्कर में, कई बार नोट्स वगैरह है किसी को दे देते हो, वापिस नहीं आते हैं। कई बार इमोशनल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है आपको लोगों के ऊपर, तो ऐसा प्यार आप दिखाएँ नहीं। एक बार थोड़ा-सा खुद के लिए थोड़े खुदगर्ज बन जाएँ, थोड़े स्वार्थी बन जाएँ, थोड़ा-सा दूसरे लोगों की नज़रों में खटकने लग जाएँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब आ जाएँगे आपके पास में। अगर आपके पास में कुछ है सामान, माल है आपके पास, आप में कुव्वत है उनको बुलाने की, तो वो केवल सफलता का रास्ता है, बाकी सब चीज़ें आनी और जानी हैं। आपकी सफलता ही आपका गुण है, बाकी सब पर्याय है। तो पर्याय हमेशा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, गुण हमेशा, एट्रिब्यूट्स जो हैं वो हमेशा बने रहते हैं। तो वो आपको ध्यान में रखना है, ओके? तो इसके हिसाब से आप कर सकते हैं और जो आपका टेक्निक है उसके साथ आप चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट शेड्यूल जो है उसको थोड़ा-सा 2 घंटे से एक बार 5 मिनट का हेल्दी ब्रेक ले लिया, फिर 2-5 मिनट का। ऐसे थोड़ा-सा बोझिल नहीं होना, ऐसा नहीं है कि नॉन स्टॉप जो है बर्निंग ट्रेन की तरह जो रुकेगी नहीं भाई साहब, बिल्कुल चलेगी, चलेगी और एक दिन में ही पढ़-पढ़ा के जो पलट जाएगी इंजन वगैरह सब और पता चला कि गाड़ी रेल जो है पटरी से उतर गई है और बाकी रेलों को भी बाधित कर दिया है। घर में जो बाकी लोग हैं वो भी तुम्हारी वजह से टेंशन में आ जाएँगे। तो इस तरीके से फालतू के ओवर स्मार्ट या ओवर रिस्पॉन्सिबल बनने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन में कुछ नहीं करना है, वो धीरे-धीरे घड़ा भरता है, वो वाली बात है। तो लगे रहो अपने इस अभियान में, चाहे कछुआ चाल से ही सही और संघर्ष विराम संघर्ष के इस गांधी के उस नारे की तरह, उनके शगल की तरह आप आगे बढ़ते रहें ज़िंदगी में, तो निश्चित रूप से आपको बेहतरीन कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। और इसके बाद में है आजकल जैसे कुछ और भी चीज़ें हैं कि जैसे टेस्ट सीरीज चल रहा है या फिर आपके कोई और प्रैक्टिस सेट आपने ला रखे हैं, तो ये आपके स्वयं मूल्यांकन के तरीके हैं। अब भाई साहब कई बच्चे क्या कहते हैं, साहब टेस्ट में हमारा स्कोर नहीं हो रहा है, ऐसा हो गया। देखो टेस्ट पेपर कई बार टिपिकल बना दिए जाते हैं और टेस्ट पेपर टिपिकल इसलिए बनाते हैं क्योंकि टेस्ट लेने वाले लोग अपना 100% देने की कोशिश करते हैं और उनकी भी इच्छा रहती है कि बच्चों को कुछ ऐसा यूनिक मटेरियल मिल जाए जो हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो फिर उसको जो है ढंग से प्रेजेंट भी किया जा सके कि देखो हमने इतना टिपिकल क्वेश्चन दिया था और वो आया है। तो डेफिनेटली टेस्ट के फॉर्मेशन करने वाले पे दबाव होता है कि वो एक बहुत बेहतरीन पेपर बनाए और इस दबाव में कई बार एक्सपेरिमेंट ऐसे हो जाते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा टिपिकल पेपर भी बन जाते हैं। तो आपका क्या जाता है उसमें? आप ये देखिएगा कि आप नेगेटिव मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप अगर सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, आप दूसरों से आगे रहेंगे। आपको जो नहीं आ रहा वो मत करिएगा, जो आ रहा है उसको करना ही है, 50-50 आ रहा है उसको भी करना है और उसमें जो सबसे पहले दिमाग में आ रहा है वो करना है।
और आप अपना ट्रैक नहीं छोड़ें। आप किसी टेस्ट पेपर की टफनेस या टफेस्ट लेवल की वजह से आप अपनी प्रिपरेशन या अपनी तैयारी या मार्ग से विचलित ना हो, पलायनवादी नहीं हो जाएं आप। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। मैराथन में जब लोग दौड़ते हैं तो बहुत सारे कम लोग जो हैं वो फाइनल राउंड में पहुंच पाते हैं। ज्यादातर लोग तो पहले ही दौड़ दौड़ के मर जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आपको मैराथन करनी है, और उसमें क्या होता है कि स्पीड विद एक्यूरेसी एक लिखा होता है, वो वाली बात है। उसमें कुछ डिस्ट्रक्शन भी आते हैं, कई बार टायर पंचर भी होते हैं, कई बार ऑयल लीक हो जाता है, कई बार बीच में कुछ रास्ते में और रुकावटें आ जाती हैं। फिर भी हम सफ़र के ऊपर चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास में स्टेपनी होती है, एक्स्ट्रा मीन्स होते हैं, दूसरे साधन भी होते हैं। जिसको जाना होता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसे आपको टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट के साथ में अगर कुछ अलग सा मिल रहा है तो कोई खास बात नहीं है। मार्केट के अंदर हर व्यक्ति पे अच्छा करने का दबाव होता है, और उसी दबाव में हर व्यक्ति ये सोचता है कि क्या पता कोई पेपर ऐसा आ जाए और मेरा टेस्ट सीरीज या फिर मेरा मटेरियल है वो पिट जाए। तो इस लिहाज से वो अपना करने की कोशिश करता है, और आपकी तैयारी और टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है उनके बीच में मैचिंग नहीं होता है, तो इससे थोड़ा सा आपको डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आरएस में आप देखिएगा, मेंस का रिजल्ट है उसके अंदर कितना कम कट ऑफ रहा है, प्रीलिम्स में भी कम होता है, सिविल सर्विसेज में भी कम होता है, इवन पॉलिटिकल साइंस में 6 ही बच्चे पास हुए हैं। तो जब पेपर अच्छे आएंगे और बच्चों की तैयारी उस लेवल से नहीं होगी तो रिजल्ट तो ऐसे ही आने हैं। आपका पेपर जो है, और फिर आप हर उसके साथ कंपेयर भी नहीं करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में 6 पास हुए तो बाकी में नहीं, बाकी फर्स्ट ग्रेड में रिजल्ट जो है वो यूजुअल आ रहे हैं, और कोई बच्चे ज्यादा फेल नहीं हो रहे हैं, सब बच्चे मिल रहे हैं। यहाँ एक पेपर को हम आदर्श नहीं बना सकते हैं सबके लिए। ग्रेड सेकंड के पेपर भी ऐसे नहीं थे कि कुछ ऐसा हो, इसलिए ग्रेड थर्ड के पेपर के ऊपर आपको बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस काफी लेंदी होने की वजह से आपको इसमें जनरलाइज अप्रोच रखनी है, एक सामान्यकृत जो 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 सवाल कर सकते थे हर कोई कर रहा है, वो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कंपटीशन का हिस्सा नहीं है। यूनिक क्वेश्चन करने से आपकी मेरिट के ऊपर ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन यूनिक क्वेश्चन छोड़ने से और सही प्रश्न यूनिक प्रश्न प्रश्न नहीं कर पाने से और सही प्रश्न छोड़ देने से आपको जो है, मतलब आसान सा प्रश्न अगर आपने छोड़ दिया है और यूनिक प्रश्न आपने कर दिया है तो उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि साधारण प्रश्न जो सबको आ रहे हैं वो तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यूनिक प्रश्न अगर नहीं हुआ तो कोई खास बात नहीं है, फिर भी आप दौड़ में रहेंगे। लेकिन अगर आप यूनिक क्वेश्चन को लालच में गड़बड़ कर गए तो आपको नुकसान हो जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लड़ाई हमेशा लोहे की तलवारों से जीती जाती है, सोने की तलवार केवल दिखाने के लिए होती है। कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं और बहुतायत आ रहे हैं तो भी आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। गलतियां कम से कम करें, और जो आ रहा है उसको ईमानदारी के साथ में, सहजता के साथ, अच्छे कॉन्शियस माइंड से प्रेजेंट करें। ओवर स्मार्ट बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल पैटर्न के साथ एग्जाम में जाएं, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। एक अच्छा सा ग्रुप बना सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स का, जो हमेशा आपके साथ सकारात्मक रूप से जुड़े रहें। ये गिर गया हथियार, कोई बात नहीं। तो वो सकारात्मक ग्रुप बच्चों के साथ में जो आप बना रहे हैं, जिसमें आपके हमेशा सकारात्मक बात करने वाले लोग होने चाहिए, ये ध्यान रखें। आपको निराशावाद की ओर ले जाने वाले लोग नहीं रहे। परेशानी सबको आती है, सवाल 100% कोई नहीं है। कोई मतलब कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम बहुत बड़े होके सीखते हैं, है ना। जैसे दबाव है, इसको मैं बहुत लंबे समय तक दबाव में लिखता था, फिर दबाव, ऐसे तो मतलब क्या फर्क पड़ता है यार इससे, है ना। 20 का पहाड़ा अगर आ रहा है किसी को, तो 20 के पहाड़े से सारा काम हो सकता है, 40 के पहाड़े सीखने कहाँ काम आए ना। तो हर चीज काम नहीं आती है, आप किस चीज को प्रैक्टिकली कितना एग्जीक्यूट कर सकते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो चीजें प्रैक्टिकली हमें अप्लाई करनी चाहिए वो चीजें हमें जरूर आनी चाहिए। यूनिक चीजें धीरे धीरे विद कोर्सेस ऑफ टाइम, समय के साथ में आपको मिल जाएंगी। लेकिन आप इतना जरूर ध्यान रखें कि जो आपने पढ़ा है वह आप किसी को बताने की स्थिति में है क्या, इसका मतलब आपकी पढ़ाई कंप्लीट है। यही सबसे बढ़िया टेस्ट होता है आपके खुद की पढ़ाई का। यानी आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, जैसे कि मुगल प्रशासन पढ़ा है, तो उसके अंदर आपने ये देख लिया है कि केंद्रीय प्रशासन का स्वरूप क्या था। भाई ये संप्रभु शासक थे, बादशाह कहलाते थे, खलीफा से कोई परमिशन की जरूरत नहीं थी। केंद्रीय प्रशासन जो है अकबर ने गठित किया था, और किस प्रकार से उन्होंने वकील, दीवान
और मीर बख्शी, खाने सामा, मीर सामा, है ना, ये सारी चीजें, सदर सुदूर, काजी उल कुजात, इनको डेवलप किया। फिर प्रांतीय प्रशासन डेवलप किया उन्होंने, सूबेदार दीवान और काजी और ये जो सदर वगैरह है, ये सब कैसे उन्होंने डेवलप किए और उसमें क्या यूनिक बात थी। मीर बख्शी जो केंद्र वाला था उसमें और प्रांतीय बख्शी में क्या फर्क था, है ना, और जो वेतन के कंसर्न में था कि वो एक युद्धकालीन वेतन अधिकारी था और ये पूर्णकालिक वेतन अधिकारी था। ऐसे प्रांतीय दीवान जो है वो केंद्रीय दीवान के द्वारा नियुक्त था और ये प्रांतों का दोहरा शासन था जो सूबेदार के ऊपर कंट्रोल करने के लिए वो केंद्रीय दीवान के प्रति उत्तरदायी होता था, ना कि सूबेदार के प्रति। तो ये कुछ यूनिक बातें जो आपको पूछी जा सकती हैं। फिर किस तरीके से हम देखते हैं कि सरकार जो है जिले का प्रशासन है और फिर किस तरीके से उनको परगना प्रशासन जो है, आमिल वगैरह जो है उसके अंदर, और फिर गांव का प्रशासन। और तो ये आपके कैसे पूरे जहन में सारे ऑफिसर्स का काम वगैरह जो ध्यान में होना चाहिए। तो ये वेरी करता है कि आप बताने की स्थिति में हो क्या, है ना। कोई भी टॉपिक है उसके अंदर आप हर दिन कुछ न कुछ बताने की स्थिति में है, इसका मतलब आपकी पढ़ाई की टेक्निक प्रॉपर है, ठीक है। और खुद को कोसने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोई यहाँ पर पूर्ण मानव नहीं है और पूर्णता करने आए नहीं है। और ये जो तैयारी है आपकी ग्रेड 3 की, ये सबसे लोवेस्ट तैयारी है ग्रेड 4 के बाद में। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ खो नहीं देंगे आप। और इतिहास गवाह है कि जिन्होंने कहीं खोया है वो ईमानदार हैं, तो कहीं बहुत बड़ा पाया है। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, अगर एक ये चला भी गया तो कोई खास बात नहीं है। यूज टू होके बिना दबाव के अगर आप एग्जाम देंगे तो दबाव में देने वाले बच्चे से 5 सवाल मेरी तरफ से आप ऐड कर लेना, ये ध्यान रखना है। तो ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको इस सेशन से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक इसको पहुंचा सकते हैं और अच्छा नहीं लगे तो इसको आप बंद कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम मिलते रहेंगे बीच में। 90 दिन की योजना के बाद हम 45 दिन की योजना में भी मिलेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ शॉर्ट और रिकैप टाइप में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल चीजें भी समझा पाऊं ताकि आपको थोड़ा सा फायदा हो। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको समझाने से हमें बहुत फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कुछ तकनीकी रूप से मजबूत होते हैं तो हमें फायदा क्या मिलता है। आजकल बच्चे क्या है, गधे की तरह पढ़ते हैं, जबकि उनको टाइमलाइंस वगैरह है वो भी क्लैरिटी में नहीं होती है। आरएस के पेपर में मुझे याद है जब हमारा मेंस के ऊपर सेंटर था तो 1920s 1920 के दशक की महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटनाओं का उल्लेख करो, ऐसा सवाल आया था। तो देखो 1920s जो है इसके अंदर 1920 से लेके और 29 तक, यानी 1 जनवरी 1920 से लेके 31 दिसंबर 1929 तक की घटनाओं का उल्लेख करना था। अभी जैसे रीट का जो पेपर था 2017 या 19 वाला, उसके अंदर एक सवाल था कि 20वीं सदी के तीसरे दशक में क्या महत्वपूर्ण घटना थी। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 1901 से लेके और 2000 तक 20वीं सदी है और तीसरा दशक उसका, जैसे 10 तक पहला दशक है, 11 से 20 दूसरा दशक है और 21 से 30 तीसरा दशक है। तो ये तीसरा दशक है, राइट। तो ये थोड़ा सा आपका टेक्निकल एस्पेक्ट था। अब यहाँ पे ये था कि साहब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में, तो ये पहला ही सवाल था। अब आप हड़प्पा सभ्यता पूरी पढ़े हुए बैठे हो, कोई मतलब नहीं है। जब आपको टेक्निकल चीजें नहीं आती हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए तकनीकी रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे एक सवाल था 1920 के दशक की, तो 20 का दशक देखो हमेशा क्या होता है, 10 का दशक 10 से 19 तक है, 20 का दशक 20 से 29 तक है, 30 का दशक 39 तक है, 40 का दशक ये। जैसे आप कई बार पढ़ते हैं 90s के गाने, इसका मतलब 1990 से लेके 99 तक। 90s का मतलब 90 और 90 प्लस, और 80s का मतलब 80 और 80 प्लस। तो आपको ये पूछ लेते हैं कि 1920 के दशक की महत्वपूर्ण घटना क्या है, अगर इसके बजाय कि 20वीं सदी के तीसरे दशक, तो भी उसका वही तात्पर्य होता। यानी 1920 से 29 के बीच में कौन सी क्रांतिकारी घटना हुई या कौन सी घटना हुई, तो हड़प्पा सभ्यता 1921 में खोजी गई। तो ये सारी चीजें आपको जाननी है, ये वक्त की जरूरत है, समझ गए। ऐसे ही जैसे आपको गुप्तकाल है तो उसके अंदर कुछ चीजें पूछ ली जाएं कि भाई रेशम बुनकरों ने जो है कौन से समय में जो सूर्य मंदिर का निर्माण किया था, तो उस समय ईस्वी सन क्या था। तो जैसे मालव संवत आपको दे दे, फॉर एग्जाम्पल जैसे 493 मालव संवत में ये सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्तकाल में, है ना। और 529 मालव संवत में
जो है इसका क्या हुआ, जीर्णोद्धार हुआ था। तो मालव संवत क्या है? मालव संवत भाई साहब, मालव संवत विक्रम संवत का ही दूसरा नाम है ना, ये विक्रम संवत। तो 493 मालव संवत को ईस्वी में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे? तो इसमें आप ये देखिएगा कि 493, जैसे विक्रम संवत को हम ऐसे निकालते हैं कि ये 2025 है और ये 57 है, राइट ना? ओके, तो अब हम ये देख रहे हैं कि 493 विक्रम संवत है, तो विक्रम संवत का तो सीधा सा पैटर्न है, दो पैटर्न है, ईस्वी प्लस 57 बराबर विक्रम, और दूसरा अगर विक्रम दी हुई हो तो विक्रम माइनस 57 बराबर ईस्वी। ओके, तो यहां पे आप इसको निकालेंगे तो क्या होगा आपका? तो अपन देखते हैं इसको। 493 जो है ये विक्रम संवत है फॉर एग्जांपल, तो विक्रम संवत दिया ऐसे मान लो, मालव संवत बराबर विक्रम संवत, तो आपको ईस्वी सन निकालना है कि कितने ईस्वी सन में बना था ये। तो 493 माइनस 57, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, विक्रम ऑब्लिक मालव, ये एक ही बात है, माइनस 57 बराबर ईस्वी। तो ऐसे निकाल लो, तो ये 57 इधर माइनस कर दो, तो ये कितना हो गया, 8 9 10 11 12 13 36, 6 हो गया, ठीक है। और फिर ये 8 में से 3, ये 436। तो देखिएगा 436 ईस्वी आ गया है, ओके, और वो बेहतर आ जाएगा ये वाला 472। तो यही बात आप पढ़ते हो मंदसौर प्रशस्ति में कि 436 ईस्वी में रेशम बुनकरों ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया और 472 में इसका कुमारगुप्त जो सेकंड थे उसके समय जीर्णोद्धार हुआ। तो ये 529 मालव संवत है। तो अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मालव संवत विक्रम संवत का ही नाम है, ठीक है। तो कुछ ऐसे तकनीकी सेशनों के लिए हम मिलते रहेंगे, और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।